हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया नॉलेज। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2007 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो यूजीसी कंडक्ट करा रहा था। नेट तब का पेपर है। और यह पेपर हम लोग इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी जब पेपर कंडक्ट कराता था और आज एनटीए करा रहा है, उसका पैटर्न लगभग सिमिलर है। और यहाँ से आपको नए नए क्वेश्चंस के आइडियाज़ मिलेंगे और पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन होगा, जिससे कि अगर क्वेश्चन रिपीट भी करता है तो आप लोग को फ़ायदा मिले। चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। और ये पेपर हिंदी में डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं इंग्लिश में किया जाए तो आप कमेंट करके बताइए, इंग्लिश में भी शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए लेखकों में द लॉज का लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके एरिस्टोटल, प्लेटो, सेंट ऑगस्टाइन, डायसी। सही आंसर है प्लेटो। यह जो रचना है द लॉज, यह प्लेटो की है। और यह जो है प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है, जो अपने जीवन के अंतिम काल में लिखा था। लगभग वो 70 वर्ष की अवस्था में यह पुस्तक लिखा था, जिसका प्रकाशन भी जो है उसकी मृत्यु के पश्चात हुआ। और द लॉज जो है यह इसमें जो है विधि का वर्णन किया गया। इसके अलावा जो है प्लेटो ने द रिपब्लिक और द स्टेटमेंट नामक पुस्तक भी लिखी है। इसके बहुत सारा फेमस पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक जो है द लॉज जो है प्लेटो की है। नेक्स्ट है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? लेनिन, स्टालिन, ग्रामसी, माओ। सही आंसर आपका है ग्रामसी। आप लोग क्वेश्चन भी साथ साथ में अटेम्प्ट करिए और बताइए कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने नहीं हुए। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना जो है ग्रामसी के साथ जुड़ी हुई है। ग्रामसी की जो गणना असाधारण प्रतिभा के वामपंथी चिंतकों में होती है। और ग्रामसी जो का जन्म जो है इटली में हुआ था और इन्होंने अपना कुछ समय जेल में बिताया। ग्रामसी ने राज्य की अनेक मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए बुजुर्गा राज्य का नया विश्लेषण प्रस्तुत किया। और इसी के संदर्भ में उन्होंने राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना दी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए लेखक में किस ने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानववादी मूल्य का परिचय करवाया? ऑप्शन है आपके विंथम, जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, स्पेंसर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा विंथम। विंथम जो है उपयोगितावादी विचारक है और उसने जो है विंथम ने जो है उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर रखा था। और उन्होंने कहा था, उनके अनुसार जो है वस्तु सुख की अनुभूति देती है, वह अच्छी है, ठीक है या उपयोगी है। और इन्होंने जो है सुख और दुख का जो वर्णन किया है वो उनकी रचना है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन 1889 में लिखा था। और इसमें उन्होंने मानव जीवन के दो स्वामी बताए थे, सुख और दुख। और यह जो है पहले जो है एक व्यवस्थित उपयोगितावादी विचारक हैं। और इन्होंने पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने उपयोगितावाद को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादक किया। और डेविड ह्यूम से इन्होंने उपयोगितावाद का विचार लिया था। और अगर पूछता है कि उपयोगितावाद किसने कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, शब्द जो यूज किया था, वो डेविड ह्यूम हो जाएगा। और व्यवस्थित वर्णन जो है यह विंथम ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा ठीक है? ऑप्शंस हैं आपके तुलनात्मक राजनीति शास्त्र की उपशाखा के तौर पर इसलिए पैदा हुई क्योंकि तुलनात्मक सरकार में कुछ विकृतियां आ गई थी। तुलनात्मक राजनीति अमेरिका में पैदा हुई क्योंकि अमेरिकन विद्वानों ने पिछली सदी में राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। तुलनात्मक राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन में से पैदा हुआ। तुलनात्मक राजनीति पिछली सदी के 5वें दशक में अस्तित्व में आई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या पूछा है? कौन सा कथन जो है सही है यानी ठीक है? तो कथन जो है तीसरा जो है वह सही है, बाकी जो है वह गलत है। तीसरा कैसे सही है? जो तुलनात्मक राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुई। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिवेश किसी अकस्मात घटना का परिणाम नहीं है। वस्तुतः यह क्या है? तुलनात्मक राजनीति का यह मूल जैसे एक नवीन या नूतन जो है स्वरूप है और एक लंबी और अनवरत यात्रा का परिणाम है, इसी तुलनात्मक राजनीति। तो यह जो कथन आपका सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी जो है कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं, संसद और मंत्रिमंडल के लिए अलग अलग सदस्यों की आवश्यकता होती है, पहला। दूसरा है पश्चिम मंत्रित्व रूपी सरकार और मंत्रिमंडल के अनौपचारिक स्थिति पर जोर देती है। तीसरा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाले नीतियों के नियमन और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोच्च रूप से नियंत्रण करने और दिशा निर्देशक की तरह कार्य करने का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए विधायिका का होना आवश्यक नहीं है। तो यह तो आप किसी भी मंत्रिमंडल में विधायिका के सदस्य हों ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट डी ऐसे ही गलत हो गया। और इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन सही पूछा है। तो पहला जो दिया है ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं, संसद और मंत्रिमंडल के लिए अलग अलग सदस्यता की आवश्यकता है, तो यह भी नहीं है। अलग अलग सदस्यता की आवश्यकता नहीं होती है। बी जो है पश्चिम मंत्रित्व स्वरूप मंत्रिमंडल की अनौपचारिक स्थिति पर जोर देता है, तो ये भी कथन गलत है। अनौपचारिक स्थिति पर जोर नहीं देता है, तो इस प्रकार आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल में जो है संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था जो है संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित है। इसीलिए जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के विकास के लिए इस अवधारणा को अपनाना जरूरी था कि मंत्री अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए सम्राट के स्थान पर संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है सही है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, कौन सा वाक्य सही है। पहला है राजनैतिक समाजीकरण में राजनैतिक सहभागिता की डिग्री का परिवीक्षण आवश्यक नहीं है। दूसरा है गैर राजनीतिक अनुभव राजनीतिक समाजीकरण में योगदान नहीं करते हैं। राजनैतिक समाजीकरण और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास अभिवृत्ति की स्थापना तथा उसका विकास है। राजनैतिक समाजीकरण आधिपत्यवादी कुटुंब संरचना और मूल्यों के बीच विभाजक रेखा अनदेखी करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, कि राजनैतिक समाजीकरण राजनैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अभिवृत्ति की स्थापना तथा उसका विकास है। यह वाक्य जो है एकदम सही है। जो पहला है राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक सहभागिता की डिग्री का परीक्षण आवश्यक नहीं है, तो यह गलत है क्योंकि आवश्यक है। गैर राजनीतिक अनुभव राजनीतिक समाजीकरण में कोई योगदान नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि गैर राजनीतिक जो हो वो भी राजनीतिक समाजीकरण में अपना योगदान देते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और सी तो सही है और डी भी जो है वो गलत है। कैसे सी सही है कि राजनीतिक जो समाजीकरण है उस समय आरंभ होता है जब एक बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है और अनेक प्रकार की परिस्थितियों के संपर्क में आता है और जिसके माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो उस तरह से वो राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अभिवृत्ति बढ़ती है और उसका विकास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक दलों का पंजीयन के प्रावधानों के अनुसार होता है। मतलब किसके तहत जो है किस आर्टिकल के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। संविधान की धारा 325, चुनाव आयोग सरकार से परामर्श के बाद चुनाव आयोग 1951 के जन प्रतिनिधि धारा के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के द्वारा जो है या निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है, प्रावधान किया गया है। और निर्वाचन आयोग जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। उन्हें जो है चुनाव चिन्ह प्रदान कराना उनका काम है। चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य है कि उसका राष्ट्रपति, सांसदों और विधायकों का चुनाव करवाना। और इसके साथ साथ ही वह राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है, उनको चुनाव चिन्ह भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा दल, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है। यह उस समय यूपीए के टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है AIDMK, असम गण परिषद,
NLD द्रमुक। तो सही आंसर हो जाएगा द्रमुक। द्रमुक जो है यूपीए सरकार में भागीदार था उस समय, और यूपीए सरकार को जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार नाम दिया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों में जो कांग्रेस और के अंतर्गत इकट्ठा होती हैं, और इसमें जो है द्रमुक शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, नीचे दी गई किस राज्य असेंबली की अवधि 6 साल की है? ऑप्शन है आपके पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। सही आंसर है जम्मू कश्मीर। पद सोपान की मापन प्रक्रिया। अच्छा, इसमें बता दें जम्मू कश्मीर जो है अब एक स्पेशल प्रोविज़न के तहत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत किया गया था। तो वहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर की जो राज्य असेंबली है 6 वर्ष की है, लेकिन अभी बहुत सारे प्रावधान मतलब 370 को हटा दिया गया है और प्रोविज़न भी चेंज हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर और राज्य का अपना अलग संविधान है, और जो है अब इसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया और 2 राज्य बना दिए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पद सोपान को मापन प्रक्रिया किसने कहा है? क्या है? पद सोपान को मापन प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शन है आपके मुनी एंड रैले, फ्लेक्सी ए निग्रो, हेनरी फ्योल, एल.डी. वाइट। तो सही आंसर है आपका मुनी और रैले। मुनी और रैले ने जो है पद सोपान के मापन प्रक्रिया कहा है, और पद सोपान की तुलना जो है पिरामिड से की जाती है, जिसमें क्या होता है शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है और सत्ता जो है क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 नीचे दिए गए कौन सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है? ऑप्शन है सिस्टम सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, क्लासिकी सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत। तो सही आंसर है आपका मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत कैसे है? मानव संबंध सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पे बल दिया जाता है कि संगठन के मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, और तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की बात की गई है। अपेक्षा कि प्रबंधकों को मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों से संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जो है अनौपचारिक संगठन में अगर लिस्ट बनाए तो जो केंद्रक है वह मानव संबंध सिद्धांत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए विद्वानों में कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? ऑप्शन है आपके पॉल एच एप्लवी, हेनरी फ्योल, एल उर्विक, MP फॉलेट। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पॉल एच एप्लवी। उन्होंने जो है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर स्थापित किया है और अंतर बताया है। उनका मानना है कि जो है निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से भिन्न मानते हैं, और कहते हैं कि एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी प्राचीन है, जबकि अध्ययन की एक शाखा के रूप में उसका उदय वर्तमान काल में हुआ है। इस तरह से जो है पॉल एप्लवी जो है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर स्पष्ट करते हैं। अब बाकी जो 3 विचारक दिए गए हैं जैसे कि हेनरी फ्योल, उर्विक और MP फॉलेट, ये लोग जो है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा कि दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है? हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम मानवता के अधिकारी के समर्थक हैं। महात्मा गांधी, हेनरी किसिंजर, मार्विन थाउ, वुड्रो विल्सन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो थे उन्होंने कहा कि दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम मानवता के अधिकारी के समर्थक हैं। और उन्होंने वुड्रो विल्सन का यह कथन है, और वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है, और उन्होंने अपनी पुस्तक जो है 1887 में अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक भी लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम हैं।
द्विध्रुवी संसार में, बहुध्रुवी संसार में, एक ध्रुवी संसार में, अराजकता में। तो सही आंसर है एक ध्रुवी संसार में। क्योंकि जो है शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम एक ध्रुवी संसार में हैं, या एक ध्रुवी मतलब एक जैसे कि अमेरिका, सोवियत संघ का जो पावर है वो कम हो गया और अमेरिका का जो है एक छत्र शासन हो गया, इसलिए यह एक ध्रुवी दुनिया कहा गया। और शीत युद्ध न होते हुए भी शीत युद्ध की जो परिस्थितियां बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक जो है विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जो है अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार करना और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध का यही अर्थ था। उसमें क्या था कि हथियारों को बनाने की होड़ लगी, विचारधारा की लड़ाई सबसे ज़्यादा थी शीत युद्ध के समय। और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद क्या हुआ कि शीत युद्ध जो है खत्म हो गया और अमेरिका का एक छत्र राज हो गया, पूरी दुनिया पे उसका प्रभाव रहा। राज नहीं कहेंगे, पूरी दुनिया पे उसका प्रभाव रहा और इसीलिए जो है पूरा विश्व जो है एक ध्रुवी संसार में चला गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था। यह किसने कहा? ऑप्शन है वुडरो विल्सन, इवांस न्यूहाम, हंस जे मार्गेनथाउ, केनेथ वॉल्टेज। तो सही आंसर है जो है हंस जे मार्गेनथाउ। यह जो है एक यथार्थवादी विचारक हैं और यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार इन्होंने रखा था। मैकियावेली ने भी जो है एक यथार्थवादी विचार रखा था। यह कथन था कि मनुष्य जो है शस्त्र, धन और रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है। यह मैकियावेली कहा था। और मानव स्वभाव इस प्रकार का है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने के लिए लगा रहता है और इसीलिए उसे अपनी रक्षा के खातिर हर समय जो है रक्षा की खातिर जो है हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो है इस आधार पर जो है मानते हुए मार्गेनथाउ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार जो है क्या है? मानव स्वभाव है, मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यह जो है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है और इसमें हम देखते हैं कि कथन और कारण देख रहे हैं। पहले हम बताएं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हुए क्योंकि लगाएंगे, फिर नेक्स्ट दूसरा कारण पढ़ेंगे और उसके बाद इसलिए से पहले स्टेटमेंट यानी कथन को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि अगर हमारा कोरिलेशन बन रहा है तो प्रोबेबिलिटी होती है 90% की आपका आंसर ए आर दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है। अगर दोनों स्टेटमेंट पढ़ने पे लग रहा है कि सही है और कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा है तो आपका आंसर बी हो जाता है, यानी ए आर दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कथन ए, अरविंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। क्योंकि इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनियमन करती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अंतर विनियम करती है, इसीलिए अरविंदो के अनुसार जो है इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है, सही है, और परस्पर अंतर विनियमन करती है, ये भी सही है स्टेटमेंट, लेकिन इसलिए जो है इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है तो यह नहीं है। तो अरविंदो ने ये तो कहा है कि इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है, तो स्टेटमेंट का कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे आपको बताते चलें जो अरविंदो थे ने अपने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप को भारतीय प्राचीन संस्कृत के स्रोतों पर आधारित किया और साथ ही जो है इसे मानवतावादी रूप देने का भी प्रयास किया था और रूप दिया भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि कथन जो है कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंड को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे, इसीलिए एकदम
अगर अधिकारी जो शत्रु के चालों का शिकार नहीं होंगे, इसीलिए जो है कौटिल्य ने कहा था कि सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल हैं। तो यह जो है स्टेटमेंट सही भी है और इसका व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आज कथन जो है, आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल और समरूपी राजनैतिक संस्कृति का दावा करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, जो पिछला स्टेटमेंट है कि जो कौटिल्य थे, ठीक, कौटिल्य ने जब सेना के 4 अंग की बात की कि पैदल, हाथी, घोड़े और रथ हैं, तो उनका मानना था कि शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियाँ होनी चाहिए। एक तो उसके पास उत्साह भी होना चाहिए, प्रभाव शक्ति हो जाए और मंत्र की शक्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है राजा के 3 प्रकार की शक्तियों की बात भी कही है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या है कि आज क्वेश्चन नंबर 18, आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल और समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके, क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है। इसीलिए जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना जो है एक देश से दूसरे देश से भिन्न होती है। स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि जो है आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल और समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा करे, क्योंकि जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश से दूसरे देश से भिन्न है। तो दोनों सही स्टेटमेंट और व्याख्या कर रहा है, क्योंकि देखिए सांस्कृतिक आज का जो समाज है, कोई नहीं कह सकता कि एक तरह का समाज है। चाहे कोई भी राजनीतिक समाज हो, जहाँ पे ये नहीं कोई सकता यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रह रहे हैं या यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही रह रहे हैं। हर देश में जो है विविधता पाई ही जाती है, राजनीतिक संस्कृति विभिन्नता पाई जाती है। राजनीतिक जो संस्कृति की विभिन्नता पाई जाती है, एक रूपता तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। और राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था व उसके निर्माणात्मक तत्वों के व्यवहार और ज्ञात्यात्मकता का साथ साथ अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति जो है आर्थिक और सामाजिक तत्वों का अध्ययन करके हम राजनीतिक संस्थाओं के वस्तुपरक अध्ययन की ओर अपने चरण बढ़ाते हैं। तो इसीलिए देखा गया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है एक देश से दूसरे देश में होते रहते हैं, क्योंकि हम आज मान लीजिए कुछ भारतीय यहाँ पे हैं तो अमेरिका, ब्रिटेन, हर जगह भारतीयों पाए जाते हैं। अगर हम वहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है कि हम देखते हैं कि हमारा कल्चर वहाँ पे भी प्रभावी है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट जो है दोनों सही है और ए आर दोनों सही है, और ए आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। राज्य और राज्य प्रणालियाँ आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और अस्थायी अभिलक्षण हैं, क्योंकि राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्ण संबंध नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना में अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है, क्योंकि इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर पहल बनी है। इसीलिए जो है प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना पर अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के प्रबंधन में जो है भारतीय प्रशासन तंत्र की भूमिका का विश्लेषण करते हुए समय पर यह तथ्य सर्वविदित है कि नौकरशाही को वेबर द्वारा प्रतिमान है, जिसका उद्देश्य क्या है कि संगठनात्मक कुशलता, प्रभावशीलता प्राप्त करना, और मोटे तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है।
इसीलिए राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है, इसीलिए अपराधियों को राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या कर रहा है, तो इसका भी आंसर जो है ए हो जाएगा। अपराधियों का राजनीतिकरण जो है राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता को खो दी है। इसीलिए राजनीतिक दलों के माध्यम से ही राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति का शासन में प्रवेश होता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों ने जो है शासन की क्षमता को खो दी है, जिस कारण से यह जो है राजनीति के अपराधीकरण बढ़ा और यह जो है बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है, क्योंकि संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। इसीलिए जो है लोक प्रशासन के नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका की तरफ जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और जो है RA की व्याख्या कर रहा है। कैसे आज प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण जो है अपरिहार्य हो गया है, और यह नियंत्रण जो है प्रायः मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से रखा जाता है। और संसद जो है प्रशासन पर नियंत्रण अवश्य करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रशासन पर जो है संसदीय नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो यह जो है AR दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण देती है, क्योंकि प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसीलिए जो है सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण देती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो सही हैं और R जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। कैसे सही है? प्रशिक्षण का अर्थ लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करना है। जब एक अधिकारी की कुशलता, शक्ति, बुद्धि और दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा में जो है सशक्त करने का प्रयास किया जाता है तो वह प्रशिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अविकसित देश जो है समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त है, क्योंकि कारण है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये भी सही है। इसीलिए जो है अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त हैं। तो ऐसा नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर इस जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। कैसे सही है? देखिए, अविकसित देश जो है समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी एकदम सही है। इसीलिए जो है अविकसित, ऐसा नहीं है, इस कारण नहीं है कि इसका रीजन वैलिड नहीं है कि इस कारण जो है अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा है कि विश्व राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता है। वेस्टफैली व्यवस्था जो है दीर्घकालिक आधारिता की संतुष्टि में असफल बनी हुई है। वेस्टफैली, तो यह जो है पहला स्टेटमेंट तो गलत है। कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा जो है वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं को समाधान करने की अक्षमता नहीं है, क्षमता है। तो यह स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा। वेस्टफैली व्यवस्था दीर्घकालिक आधारिता की संतुष्टि में सफल हुई है। तो यह स्टेटमेंट जो है सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है D हो जाएगा। ए जो है सही गलत है और R जो है सही है। कैसे है? वेस्टफैली व्यवस्था जो है क्यों असफल हुई? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में जो है राज्यों के व्यवहार की समस्याओं प्रकृति और सुलझाने की व्याख्या करने के लिए जो है चिंतकों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था।
एक सेकेंड, सॉरी ये कथन कैसे गलत है, क्योंकि जो है अक्षमता नहीं था इस समस्याओं से निपटने के लिए जो है राजनीतिक जो विभिन्न विद्वानों और चिंतकों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। कथन ई गलत और आर जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में पहचानिए। इसका मतलब बताना है कि कौन सी पुस्तक कब आया था। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं लेवियाथन। लेवियाथन किसकी पुस्तक है? हॉब्स की है। हॉब्स की यह पुस्तक जो है लेवियाथन हॉब्स की है, जो आया था 1651 में। ठीक। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस यह पुस्तक रॉबर्ट एडहल की है, जो 1963 में आया था। 1963 में आया था। अ थियरी इसकी एक इसका है, डहल का है, डहल। अ थियरी ऑफ जस्टिस यह जो है जॉन रॉल्स का है, जो 1971 में आया था। 1971 में और रॉल्स की पुस्तक है, रॉल्स। और अगला जो है दी कैलकुलस ऑफ कंसेंट यह जो है बेनहम का पुस्तक है, जो 1962 में आया था। यानी ये जो है 1962 में आया था। अगर आप देखें सबसे पहले, अगर आपको सन भी नहीं पता है तो सबसे पहले जो है लेवियाथन आया था, जो हॉब्स राइटर का नाम पता है तो पहला किस में है? चारों में दिया है। देख लेते हैं दूसरा, उसके बाद कौन सा विचारक आया था? तो रॉबर्ट डहल जो आया था उसके बाद, जिसकी पुस्तक जो है 1963 में पब्लिश हुआ। तो उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा। ठीक। एक सेकेंड, पहला फिर दूसरा, फिर उसके बाद जो है 62 में जो है बेनहम का जो है वह द कैलकुलस ऑफ कंसेंट आया। यानी उस दूसरा और तीसरा, फिर उसके सबसे लास्ट में जो है अ थियरी ऑफ जॉन रॉल्स की पुस्तक है। तो इस प्रकार आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये भी क्या है, निम्न सिद्धांतों और संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम बताना है। इसमें भी जो है पहले क्या था, पुस्तक था, और अभी क्या दिया है कि सिद्धांत और संकल्पना। तो जनरल विल देख लेते हैं किसका है, रूसो का है, रूसो। ठीक। द अथॉरिटी एज अ फेडरल, फिर आएगा सत्याग्रह जो है गांधी का है, और ग्राम स्वराज भी जो है गांधी का है। तो सबसे पहले जो आ जाएगा जनरल विल, पहला रूसो, फिर उसके बाद तीसरा सत्याग्रह आएगा, फिर चौथा जो है आएगा ग्राम स्वराज, और सबसे लास्ट में जो आएगा अथॉरिटी एज अ फेडरल। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। पहला आएगा, दूसरा आएगा, पहला आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, फिर लास्ट में जो है दूसरा आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित उपागमों का सही कालक्रम क्या है? तो पहला है दार्शनिक, व्यवहारिक, मार्क्सवादी और व्यवस्था उपागम। तो सबसे पहले जो आया था वह दार्शनिक उपागम आया था। ठीक। फिर उसके बाद जो है मार्क्सवादी उपागम आया था। फिर उसके बाद जो है व्यवहारवादी उपागम, और फिर सबसे लास्ट में जो है व्यवस्था उपागम आया था। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, कि सबसे पहले दार्शनिक, उसके बाद मार्क्सवादी, उसके बाद व्यवहारवादी उपागम, सबसे लास्ट में जो है व्यवस्था उपागम आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित पुस्तकों को सही कालक्रम में बताइए। तो पुस्तक बताना है द पॉलिटिकल मैन सब है, फिर द पावर इलीट है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, चौथा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स,
अ डेवलपमेंट अप्रोच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर जो है सी होगा। द पॉलिटिकल सबसे पहले आया था थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। यह पुस्तक जो है हरमन फाइनर का है। उसके बाद जो है द पावर इलीट, ठीक। उसके बाद द पावर इलीट जो पैरेटो की पुस्तक है, पावर इलीट पैरेटो, और थर्ड जो है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट फाइनर का है, फाइनर, ठीक। उसके बाद जो आया आपका पॉलिटिकल मैन, ये लिपसेट का है। किसका है? लिपसेट। पॉलिटिकल मैन जो है लिपसेट का है। और फिर तीसरे पे आ गया। और चौथा जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच जो है यह पावेल की पुस्तक है। नेक्स्ट है निम्न घटनाओं का सही कालक्रम को पहचानिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट का खत्म होना, ठीक। आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन, दूसरा। पहले घटना देख लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि कब कौन कौन सा आया। एक सेकेंड। आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन, संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी इस सरकार का बनना। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो है आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस में जो है विभाजन हुआ। उसके बाद जो है कांग्रेस में विभाजन जो है 1969 में हुआ था, 1969 में। संसदीय चुनाव में जो है आज़ादी का विभाजन 1969, और संसदीय चुनाव गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में, ठीक। तो सबसे पहले हो जाएगा दूसरा, तो इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया, तो यानी दूसरा और तीसरा, ठीक है। वैसे तो आंसर ऐसे ही निकल गया, लेकिन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट का खत्म होना 1975 है, तो 71 के बाद जो है 75 आ जाएगा। और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का होना 1977 में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बना था, 77। तो इस प्रकार आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम में रखकर पहचानिए। ये केसेस हैं, तो सबसे पहले जो है ए के गोपालन केस, यह जो है 1950 में आया था, ठीक। उसके बाद गोलकनाथ केस 1967 में। फिर जो है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, ठीक। फिर संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस आया था। तो सबसे पहले क्या आया आपका? तीसरा इसमें है, इसमें है, तो ये कट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो है गोपालन केस, तो दूसरा इसमें दिया है और इन सब में नहीं दिया, तो डायरेक्ट आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। और उसके बाद आया मिनर्वा मिल्स केस, और सबसे बाद में जो है संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधी केस आया था। नेक्स्ट, नए लोक प्रशासन के उद्गम और समृद्धि में निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए। हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया कांग्रेस, पब्लिकेशन ऑफ टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनरो ब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले जो है आया आपका फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ था। सबसे पहले 1967 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ। तो इसमें पहले 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बी कट हो जाएगा। उसके बाद जो है आया हनी रिपोर्ट, ये भी 1967 में आया था, लेकिन फिलाडेल्फिया पहले हुआ था, उसके बाद हनी रिपोर्ट आया था। तो पहला, उसके बाद दूसरा, दूसरा फिर उसके बाद पहला, तो यानी सी भी कट हो गया। उसके बाद जो है देखते हैं आया आपका मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस, यह जो है 1971 में हुआ,
1971 में हुआ। तो दूसरा, पहला, चौथा हो गया। उसके बाद जो है लास्ट में आया आपका पब्लिक टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1928 सॉरी ये जो 1971 है, और ये जो है मिनरो बुक जो है 1968 में आया था। ठीक, सन कन्फ्यूजन में हो गया। तो 1968 में मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस हुआ, और 1971 में पब्लिकेशन ऑफ टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा कि पहले फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, हनी रिपोर्ट और मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस, और लास्ट में जो है पब्लिकेशन ऑफ टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न सिद्धांतों उपागमों को सही क्रम क्या है? तो ह्यूमन रिलेशंस सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग सिद्धांत। तो सबसे पहले जो है मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत आया, यानी दूसरा इसमें है, तो ये दोनों ऐसे कट हो गया। अब देखते हैं उसके बाद जो है ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत, जो एल्टन मेयो का है। यह है मैक्स वेबर का, और ह्यूमन रिलेशन जो है एल्टन मेयो का है, मेयो का। तो दूसरा और फिर पहला। ठीक, उसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग सिद्धांत, ये जो है हर्बर्ट साइमन का है, और सबसे लास्ट में जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया। तो इस प्रकार आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम को पहचानिए। सोवियत यूनियन का टूटना, नैम, नाटो और इंडियन ओशन रिम। तो सबसे पहले जो घटना हुआ वह था नाटो का गठन, जो 1949 में हुआ। फिर उसके बाद जो है नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो यह जो है 1961 में हुआ। यानी 1949 में जो है 1949 में नाटो का गठन हुआ, तो यानी तीसरा ये हो गया। और उसके बाद नैम दूसरा। तो आपका आंसर तो ऐसे डायरेक्ट निकल गया, लेकिन सन सबका देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो है सोवियत यूनियन का टूटना 1991 में हुआ, 1991 में। और सबसे लास्ट में जो है 1997 में जो है इंडियन ओशन रिम का गठन हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम को पहचानिए। केप डेविड, माई लाइस जनसंहार, इराक द्वारा कुवैत पर हमला, सेंट पीटर्सबर्ग में G8 सम्मेलन। तो सबसे पहले जो है माई लाइस जनसंहार हुआ, यानी कि दूसरा पहले हो गया, तो ये दोनों कट हो जाएगा। उसके बाद जो है कैप डेविड का 1978 में घटना हुआ, कैप डेविड। तो दूसरे के बाद पहला। ठीक, फिर उसके बाद जो है 1985 में जो है G8 का शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। और 91 में इराक द्वारा कुवैत पर हमला किया गया। तो सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो एक तरफ तो राइटर का नाम दिया है, दूसरी तरफ जो है पुस्तक, संबंधित पुस्तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्लेटो की पुस्तक का नाम, प्लेटो को क्या कहा गया, सॉरी पुस्तक भी दिया है और उनसे संबंधित विचार भी दिए हैं। तो सब प्लेटो किससे संबंधित है? फिलोसफर किंग से संबंधित है। ए का चौथा। तो सीधे सीधे आंसर आपका ए निकल जाएगा, लेकिन बाकी हम देख लेते हैं। मैकियावेली किससे संबंधित है? प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी। हीगल टाइम स्पिरिट। अरविंदो जो है सावित्री से संबंधित है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द गेट कीपर्स मॉडल डेविड ईस्टन से संबंधित है। तो ए का तीसरा। तो सीधे आंसर आपका बी निकल गया, लेकिन नेक्स्ट बाकी भी देख सकते हैं। संतोष सुअर से और संतोष सुकरात अच्छा है, यह किसने कहा था? तो J.S. मिल ने कहा था।
संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण ने की है। एनकोडिंग और डिकोडिंग की बात जो है कार्ल ड्यूस से संबंधित है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में किसका मिलान ठीक है? ऑप्शन है पैरेटो अभिजन की संचलनशीलता, यह गलत है, सॉरी ठीक नहीं है पूछा है ना, तो यह जो है सही है स्टेटमेंट बिल्कुल। राजनैतिक सामाजिकरण राजनैतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया है, तो यह भी सही है। और लुशियन पाई संरचनात्मक विभेदीकरण से संबंधित है, ये भी सही है। आर्गेन्स्की जो है राजनैतिक क्षय से संबंधित है, तो यह गलत है क्योंकि आर्गेन्स्की जो है हंटिंगटन से संबंधित है, न कि सॉरी आर्गेन्स्की जो है राजनीतिक क्षय जो है हंटिंगटन का है, न कि आर्गेन्स्की का है राजनीतिक क्षय जो है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। पूछा है कौन मिलान नहीं है, तो डी जो है मिलान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? रॉबर्ट मिशेल्स स्वल्प तंत्र का लौह नियम, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। हंटिंगटन आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया, ये भी सही है। कार्ल ड्यू रिसेप्टर्स, ये भी सही है। आमंड का अभिजन सिद्धांत व प्रजातंत्र, तो यह जो है गलत है आपका। तो आंसर जो है डी हो जाएगा, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक तरफ से सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड जो है 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 का है। तो ए का जो है तीसरा, तो यानी बी और डी में दिया है, तो एक गलत हो गया और डी गलत है। जेपी का बिहार आंदोलन, तो यह 1974 में किया गया था, तो बी का जो है चौथा, आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना, तो यह जो है 1982 में हुआ, 1982 में हुआ था। और वाजपेयी की पहली बार प्रधानमंत्री बनना 1996 में हुआ था। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राइटर दिया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तक दी है। रजनी कोठारी, तो रजनी कोठारी की पुस्तक कौन है? एक सेकेंड, रजनी कोठारी स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, ए का चौथा, ठीक है, ए का चौथा, यानी कि सी कट हो गया, सॉरी ए कट हो गया, सी कट हो गया। डी भी देख लेते हैं, डी में भी ए का चौथा नहीं है, तो स्टेट ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो आंसर तो डायरेक्ट आपको मिल गया बी, बट बाकी पुस्तक भी हम देख लेते हैं। अगर हमें एक पता है, अगर मान रजनी कोठारी स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, रजनी कोठारी, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ का है इन Pursuit of Lakshmi, the Political Economy of the Indian State, Jawaharlal Nehru, Discovery of India, Mahatma Gandhi, and Autobiography, The Story of My Experiment with Truth. नेक्स्ट है, नियंत्रण, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अवधारणा दिया है, दूसरी तरफ राइटर दिया है, तो देख लेते हैं इसको। नियंत्रण विस्तृत यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल, यह जो है वी ए गेक्रनास का है। द पद सोपान स्केलर प्रोसेस जेडी मुने का है। अनुवांशिक सत्ता हेरिडिटी अथॉरिटी मैक्स वेबर का है। और संगठन के 14 सिद्धांत जो है हेनरी फ्यूल का है। तो ए का जो है दूसरा हो जाएगा, अगर ए का दूसरा तो सीधे आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी आंसर ऐसे भी गलत हो गए और बाकी तो हम आप मिला ही दिए हैं। तो नेक्स्ट है नियंत्रण, देख लेते हैं एक बार इसको। नियंत्रण विस्तृत यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल वी ए गेक्रोनास स्केलर प्रोसेस जेडी मुने
हेरिडेटरी अथॉरिटी मैक्स वेबर, और 14 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हेनरी फ्यूल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अधिकारी तंत्र और नौकरशाही किससे संबंधित हैं? कानून और तार्किक अधिकरण से। व्यवहारवादी जो है मानव स्वभाव का विश्लेषण, सामान्य व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। पर्यावरणीय यानी कृषि और उद्योग पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए का जो चौथा, तो यानी कि ऑप्शन बी कट हो गया, डी कट हो गया, यानी ए और सी बचा है। रूस संबंधित कौन है? पुतिन। यानी बी का तीसरा, या इसमें भी बी का तीसरा, इसमें भी दिया है। पंचशील, पंचशील जो है चीन से संबंधित है। ठीक, तो ए सी का जो है दूसरा हो जाएगा, आंसर जो है सी हो जाएगा। और आज़ाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बुल एच विकास की प्रणाली से संबंधित है। ए का चौथा, तो सीधे आंसर आपका डी हो जाएगा, लेकिन बाकी देख लेते हैं। कैप्लन एम जो है यह प्रणाली सिद्धांत से संबंधित है। फुकुयामा जो इतिहास का अंत, और कार्ल मार्क्स जो है क्रांतिकारी प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे आपको पैराग्राफ डील करना चाहिए। सबसे पहले जो है, और इस समय जो एनटीए भी है पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, 2 पैराग्राफ पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर जो है हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला जो है, लेखक का संबंध मूलतः आलोचना से है। समीक्षात्मक सिद्धांतवादी पारंपरिक सिद्धांतवादी पश्चिमी दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतों के बीच में रिक्तियाँ। तो आंसर जो है आपका, अब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बताएंगे। पहले तो सारा क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। लेखक वाल्टेयर में दोष निकलता है क्योंकि प्रजातंत्र पर उसके आपेक्षों के कारण है। एशिया उसकी प्रूशिया के राजतंत्र की आलोचना के कारण है। उसकी निरंकुशतावाद की आलोचना और प्रूशिया राज्य के प्रति समर्थन है, और मानव स्वतंत्रता के प्रति उसके विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दार्शनिक स्मोक स्क्रीन यानी धूम पट के लिए कहते हैं। समाजवादियों के विचारों के विश्लेषण के लिए, तानाशाही शासकों की पोल खोलने के लिए, पश्चिमवादी पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थन के लिए, पूर्व के निरंकुशवादी शासन तंत्र के व्यवहार ढकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समकालीन विश्व है मूल प्रजातांत्रिक लोगों की यातायातों से पूर्व अधिकतर एक दल तंत्रवादी मानव अधिकारों के हनन से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य तमाम घोटाले से बचे रहना, पूंजीवादी समाज की आलोचना करना, सर्वाधिकारी राज्यों की पोल खोलना और मनुष्यों को उसकी कठिन परिस्थितियों में सहायता करना। अब क्वेश्चंस के बाद अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें क्या दिया है कि समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों की समाज में वैकल्पिक मॉडल प्रारूप प्रस्तुत करने की असमर्थता के प्रति अधीरता, जो वर्तमान प्रारूप यानी मॉडल के विश्लेषण की वैकल्पिक विधि से भिन्न है, इनमें आंशिक रूप से समीक्षावादी क्रिटिकल दार्शनिकों तथा 1970 के दशक के उत्तरार्ध के राजनैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध आलोचना की, जो अक्सर कटु है। लेकिन इसका दूसरा कारण अप्रामाणिकता पाखंड की उत्तरोत्तर बढ़ती भावना भी है, जो समीक्षात्मक उपागम से आवृत लगती है। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लेखक का संबंध मूलतः जो है कि आलोचना से है। अब क्वेश्चन नंबर हम पहले पे अगर चाहें तो यहाँ पे हम देखेंगे,
देखिए इसी पहले ही कह दिया कि समीक्षात्मक सिद्धांतवादी समाज की वैकल्पिक मॉडल प्रारूप प्रस्तुत करने की असमर्थता के प्रति अधीरता जो वर्तमान मॉडल के विश्लेषण के वैकल्पिक विधि से भिन्न है, इसमें आंशिक रूप से क्या है, समीक्षावादी यानी समीक्षा की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले का जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे, देख लेते हैं। लेखक का संबंध क्या है, मूलतः किस आलोचना से है, तो यह समीक्षावादी सिद्धांतवादी आलोचना से है। तो आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। डायरेक्ट पहले ही पैराग्राफ में इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट है पैराग्राफ, देखते हैं। उदाहरणार्थ जो है रूसो वाल्टेयर के दोहरे मापदंड से भिन्न था जिसके कारण उसे रूस के राजा का दास बनना पड़ा और फिर वह निरंकुशतावादी शासकों के तीखे आघात करता रहा। तथा कथित वह 9 दार्शनिकों जो कि 1970 के दशक में प्रकट हुए, विशेष रूप से फ्रांस में उत्तरोत्तर यह अनुभव कर रहे थे कि 9 मार्क्सवादी सिद्धांतों के अधीन जो है विरलीकृत, अति परिष्कृत और पश्चिमी समाज के जटिल समीक्षा के पूर्वी यूरोप के एक तंत्रवादी कम्युनिस्ट सरकारों के अस्वीकार्य व्यवहार को ढकने के लिए धूमपट का काम किया गया। तो इसमें देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर काम किया है और 9 दार्शनिकों का काम, एक बार इनकी पोल खोलना, लेकिन सामान्य ज्ञान के नाम पर इसी तर्ज पर लिखे गए शीर्षक से बारबेरी ने द ह्यूमन फेस नामक की रचना की है, द ह्यूमन फेस। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था कि वाल्टेयर लेखक में, आप पेपर है अगर आपके सामने तो आप सीधे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, यानी 47 पे, कि लेखक वाल्टेयर में दोष निकालता है क्योंकि ऑप्शंस हैं आपके, देख लेते हैं वहाँ पे जा करके क्या दिया, प्रजातंत्र उसके आपेक्षों के कारण नहीं, ठीक, उसकी प्रूशिया के राजतंत्र की आलोचना करने, उसकी निरंकुशतावाद की आलोचना और प्रूशिया राज्य की व्यवस्था के प्रति समर्थन के कारण। कैसे, जब लेखक, देखिए पैराग्राफ 2 में जाकर के देखिए कि रूसो जो है वाल्टेयर के दोहरे मापदंड से खिन्न था, जिसके कारण उसने क्या किया, राजा को दास बनना पड़ा और निरंकुशवादी शासकों पर तीखे आघात करता रहा। तीखे आघात यानी कि उसकी आलोचना करता रहा, निरंकुशवाद की आलोचना करता है, प्रूशिया राज्य व्यवस्था के प्रति समर्थन उसने किया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हमने तीखे आघात करने यानी वही आलोचना करता रहा और उसका जो है समर्थन भी किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका था कि 9 दार्शनिक स्मोक स्क्रीन, ठीक, यहाँ पे दिया है, स्मोक स्क्रीन के लिए यानी धूमपट के लिए कहते हैं। तो इसमें दिया है कि समाजवादियों के विचारों के विश्लेषण के लिए, बिल्कुल गलत है, ठीक, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। दूसरा दिया तानाशाही शासकों की पोल खोलने के लिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 9 दार्शनिकों को एक बार इसका पोल खोलने के लिए क्या दिया है, पोल खोलना है, लेकिन सामान्य ज्ञान के नाम पर इसी तर्ज पर लिखे गए शीर्षक से बारबेरी और द ह्यूमन फेस नाम से रचना की। तो जो स्मोक स्क्रीन था वो 9 दार्शनिकों के लिए क्या था, कि तानाशाही जो शासक थे उनको पोल खोलने के लिए किया गया था। देखिए क्वेश्चन, हम चले जाते हैं क्वेश्चन पर, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए तानाशाही शासकों की पोल खोलने के लिए जो है 9 दार्शनिकों ने स्मोक स्क्रीन जो है तानाशाही शासकों की पोल खोलने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समकालीन विश्व है, ठीक, देखते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं अगला। क्रिटिक ऑफ क्रिटिक्स के अधिकांश भाग का एक भावनात्मक आधार है और समीक्षात्मक विश्लेषण है अपने आप में, जिसकी शुरुआत मार्क्स से होती है। इसका भावनात्मक आधार था और अभी है। उदाहरणार्थ पूंजीवाद अस्वीकार्य था। इसका कारण यह था कि इसमें 9 मार्क्सवादियों के अनुसार मानव जाति पर कई कष्ट थोपे गए और अभी भी थोप रहा है। मार्क्सवाद जो है विरोधी आलोचक भी भावनात्मक दृष्टि से आरंभ करते हैं कि मार्क्सवाद के आवरण में मानव जाति के एक भाग को एक सर्वसत्तावादी सांचे में ढाल दिया गया है और क्रमशः मानवता के बड़े भाग को इसी में ढाला जा रहा है। अतः मार्क्सवाद के आलोचक उसी तर्ज पर लिखते हैं कि पुराने राजनीतिक सिद्धांतकारों का अनुकरण करते हैं। आज का विश्व कई अर्थों
में हॉब्स की बताई दुनिया जैसा है जिसका इस अंग्रेज लेखक ने 17वीं शताब्दी में वर्णन किया था। तानाशाह के अत्याचारों को कलंकित किया जाना और उसके विकल्प विकसित किए जाने चाहिए, मानव जाति को प्रदान किए जाने चाहिए, वरना क्रूर आधिपत्य निश्चित है। अब हमारा देखिए अगला जो है इसी पे बेसिस है कि लेखक क्या कहा था। लेखक के अनुसार समकालीन विश्व कैसा है, मूल प्रजातांत्रिक है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मार्क्सवाद की बात हो रही है और प्लस जो है मानव हनन की बात हो रही है। दूसरा जो ऑप्शन था लोगों की आत्माओं से पूर्ण था, नहीं ये भी नहीं था। अधिकार एक दल तंत्री था, नहीं। मानवाधिकारों के हनन से पूर्ण था, यस। जो क्या था कि लेखक ने कहा कि संपूर्ण विश्व जो है मानवाधिकारों के हनन से पूर्व था, क्योंकि जो है तानाशाह के अत्याचारों को कलंकित किया जाना चाहिए जा रहा था। फिर क्या उसके विकल्प विकास किए जाने चाहिए और मानव जाति के प्रदान किए जाने वाले चाहिए, वरना क्रूर शासक का आधिपत्य निश्चित है। तो इस प्रकार जो है विश्व समकालीन विश्व जो है मानवाधिकार से के हनन से पूर्ण था। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि राजनैतिक सिद्धांत का जन्म उस समय और उस खराब स्थितियों के प्रति विरक्ति के कारण तथा यह जानने की इच्छा से हुआ कि क्या हो रहा है। इस मानवीय दुर्दशा से बाहर निकलने की रूपरेखा प्लेटो, हॉब्स, लॉक और रूसो बना चुके थे। राजनीतिक सिद्धांत को इस प्रकार के नियमित पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो मनुष्य फिर बर्बर अवस्था में चला जाएगा। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए चलते हैं, लास्ट है। देखिए इसमें पूछा था ना लेखक समकालीन विश्व कैसा है, तो मानवाधिकारों के हनन से पूर्ण है। ठीक, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तमाम घोटालों से बचे रहना, पूंजीवादी समाज की आलोचना, सर्वाधिकारी राज्यों की पोल खोलना, मनुष्यों को उसकी कठिन परिस्थितियों में सहायता करना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वाधिकारी राज्यों की पोल खोलना। कैसे? राजनीतिक सिद्धांत का मूल उद्देश्य है, राजनीतिक सिद्धांत का जन्म उस समय हुआ या उस खराब स्थितियों के प्रति विरक्तता के कारण हुआ और यह जानने की इच्छा से हुआ कि क्या हो रहा है और क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें पैराग्राफ में इस कारण जो क्या हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य क्या बन गया? सर्वाधिकारी राज्यों की पोल खोलना, या जानना कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, सब के बारे में जानना और फिर उसको विस्तृत रूप से व्याख्या करना ही था। तो आज का लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे डिस्कस करते रहें और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताइए, और कोई और भी आप चाहते हैं कि हम कुछ पढ़ाना, कोई टॉपिक भी स्टार्ट करें तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।